बच्चों कल हम कर रहे थे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एक्सरसाइज, ठीक है। सो वो रह गई थी थोड़ी सी आधी, उसे करते हैं पूरा, ठीक है। सो हम थे 11th नंबर पे, एक्सरसाइजेस थी, पेज 36 था आपका। सो पेज 36 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको दिखता है, भाई दिखता है कि इसको काम करना है पर इसे काम मिल नहीं रहा है, तो दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई एजुकेटेड है, उसके पास अच्छी डिग्री है, बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है। सो दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपनली ही इज अनएम्प्लॉयड, हमें पता है, आपको पता है, हमें दिखता है। सो व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ? तो देखो कल भी मैंने बात की थी, जैसे कि एक एक फील्ड है, ठीक है। सो फील्ड पे एक पूरी फैमिली काम कर रही है, ठीक है। सो हमें लग रहा है पूरी फैमिली काम कर रही है और उस खेत पे 5 जनों का काम है और कर रहे हैं 10 लोग। सो 10 लोग काम कर रहे हैं जहां 5 लोगों को सिर्फ काम करना है, तो जो 5 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। दिख रहा है काम कर रहे हैं पर एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। कल अगर वो 5 लोग फील्ड से चले भी जाएं तो वो जो 5 लोग काम कर रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो एक्चुअली तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। सो डिस्टिंग्विश करना है दोनों में। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज विजिबल एंड सीन दैट सम पीपल हु वांट टू वर्क बट डू नॉट हैव द वर्क, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है जो देखा जा सकता है, वो विजिबल है और ऐसा देखा गया है कि जो काम करना चाह रहा है उसके पास काम है नहीं। सो दैट इज अवर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली जो एजुकेटेड यूथ है, ठीक है, सो दे इवन कॉमन नॉर्मल एजुकेटेड पॉपुलेशन, सो वो दे आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, बट इतनी सारी जॉब्स नहीं है, सो दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. So what is disguised unemployment? It is a situation when some people are underemployed. They only divide the labor effort without any effective contribution of the growth of the sector. They are mostly found in primary sectors, ठीक है। So ये ऐसी situation है जो लोग underemployed होते हैं, मतलब होते employed हैं पर unemployed जैसा ही होता है, और वहां पे जाके वो सिर्फ थोड़ा सा लेबर एक डिवाइड कर देते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर रोल या कुछ नहीं होता है और कुछ ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, मतलब उनके काम में, क्योंकि ऑब्वियसली जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, सो उनका कोई कंट्रीब्यूशन मान्य नहीं है। दे आर मोस्टली फाउंड इन प्राइमरी सेक्टर्स। ऐसे लोग प्राइमरी सेक्टर्स, मतलब प्राइमरी सेक्टर डेयरी फार्मिंग हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, फील्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन सब ये सारी फील्ड्स में ही आपको ज्यादातर आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है, ठीक है। सो इसमें इंसान लगता है काम करता पर एक्चुअली ही इज अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू एग्री? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। जो टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, ये ऐसी पॉइंट लिखी हुई है। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? क्या आप एग्री करते हो कि टर्शियरी सेक्टर का कोई रोल नहीं है हमारे इंडियन इकोनॉमी में? सो अपना रीजन दो। सो नो, आई डू नॉट एग्री विथ दिस, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आई डू नॉट एग्री विथ दिस। क्यों? सो बिकॉज in terms of GDP, this sector emerged as the largest producing sector in India in 2013-14, surpassing the primary and secondary sectors. अगर GDP की बात करें, ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात हो रही है तो इकोनॉमी में सबसे पहले GDP का नाम आता है, तो सिर्फ GDP की ही बात करो आप, तो ये सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर बन के उभरा है, ठीक है, सबसे मतलब लार्जेस्ट सेक्टर बन के उभरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर 2013-14 में, सरपासिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को एकदम पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे जीडीपी में निकला है हमारा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंड है
इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के हिसाब से, तो रोजगार के हिसाब से द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर हैज बीन इंक्रीज्ड। तो अगर आप रोजगार भी आप देखेंगे टर्शियरी सेक्टर में उसकी भी ग्रोथ बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी अच्छा खासा हो रहा है। It was 15% during 1970 to 73 and 27% in 2011-2012। टर्शियरी सेक्टर जहां 70 to 73 में सिर्फ 15% का एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, वो ही टर्शियरी सेक्टर 2011-12 में 27% का रोजगार दे रहा है। ठीक है, और द आईटी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू एजुकेटेड पीपल। ठीक है, जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर जॉब दे रहा है एजुकेटेड पीपल को, मतलब आईटी सेक्टर में भी इतनी तरक्की की है जो कि आता है टर्शियरी सेक्टर में ही, और वहां बहुत सारी जॉब्स हैं एजुकेटेड लोगों के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th नंबर। सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हु आर दीज। जो तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर है, जिसे कि हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, वहां दो तरह के लोग काम करते देखे जाते हैं। कौन से? सो द फर्स्ट वन इज हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल, बहुत ज्यादा हुनर वाले और बहुत ज्यादा एजुकेटेड पीपल, वो कहाँ देखे जाते हैं? सो दे आर फाउंड इन पब्लिक सेक्टर्स एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ऐसे लोग आपको गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जॉब्स में ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और ज्यादा स्किल्ड हैं, सो वो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब दे रन बिहाइंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड दे रन बिहाइंड पब्लिक सेक्टर्स। लेस स्किल्ड एंड लेस एजुकेटेड पीपल इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब नहीं है जिन लोगों की, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग, सो वो आपको वो लेस स्किल्ड एंड अनएजुकेटेड पीपल वो आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पाए मतलब मिलेंगे। ठीक है, सो लेस स्किल्ड एंड लेस एजुकेटेड पीपल। सो दीज वर सिंपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग टर्शियरी सेक्टर। इसमें से 2-3 तो आपके टर्शियरी सेक्टर के, 13th वन वाज फॉर टर्शियरी सेक्टर, और 12th वाला भी टर्शियरी के लिए था, एंड द 11th वन वाज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी 14th नंबर है हमारा, पेज नंबर 37 पे। सो व्हाट इज 14th नंबर? वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मतलब वो सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट ग्रांटेड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। सो वर्कर्स को उन सेक्टर्स में एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। सो क्या आप एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो रीजंस दो। ठीक है, सो यस आई एग्री, ये बात सही है कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जो कि सरकार द्वारा, सरकार के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, उन सेक्टर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। यस, दिस इज ट्रू। सो व्हाट आर द रीजंस? कैसे, क्यों ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन वर्कर्स को क्यों एक्सप्लॉइट कैसे कर पाते हैं या क्यों कर पाते हैं? सो द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। पहला शोषण, फर्स्ट एक्सप्लॉइटेशन इज कि इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जो गाइडलाइन है सरकार की उसके ऊपर ही वर्किंग आवर्स इनसे लिए जाते हैं। उनसे प्राइवेट सेक्टर मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो उनसे मेहनत ज्यादा लेता है। सेकेंड, दे डू नॉट गेट अलाउंसेस अदर देन डेली वेजेस। ठीक है, रोज का जो उनकी दान की होती है, डेली वेजेस मतलब डेली जो फिक्स इनका जो वेज होता है, उसके अलावा उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता। थर्ड वन, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस नॉट फॉलोड, मतलब ऑब्वियसली ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहाँ सरकारी कायदे कानून तो चलते ही नहीं। फोर्थ, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इन लेबरर्स को, इन वर्कर्स को कभी भी एकदम निकाल सकती है कंपनी, जब भी जरूरत ना पड़े वो निकाल सकती है।
पुअरली पेड, इन्हें बहुत कम पे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग वर्कर्स हैं, उन्हें लगता है कि भाई क्या कर लेंगे, सो दे आर पुअरली पेड, बहुत कम पे करते हैं। नेक्स्ट इज बीइंग पुअर दे कैन बी इजीली मेड टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। और एक और रीजन ये है कि इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं, तो ऐसे लगता है गरीब हैं तो जितना भी दो ये तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। सो ये 6 रीजंस हैं, आप बोल सकते हो कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, ठीक है। 15th नंबर इज हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से एक्टिविटीज को कैसे डिवाइड किया गया है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से एक्टिविटीज को कैसे डिवाइड किया गया है। सो 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से 2 में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द अदर वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सेक्टर को 2 में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें ये वो सारे एंटरप्राइजेस, सारी वो वर्क करने की सारी प्लेसेस आती हैं जो कि जहाँ पे रेगुलरिटी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, कभी भी कोई भी निकाल नहीं सकता है। पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, ठीक है, लोगों को एकदम काम अश्योरेंस है कि काम तो मिलेगा ही मिलेगा। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एक्ट एक्सेट्रा। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये इनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है गवर्नमेंट के अंडर, और उनको सारे कायदे कानून मानने पड़ते हैं, और सारे लॉज, सरकार के बहुत सारे लॉज होते हैं इन कंपनीज के लिए, इन फैक्ट्रीज के लिए जो भी रजिस्टर होते हैं इनके अंडर। फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन आता है, एग्जाम्पल्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा मोटर्स, ठीक है। सो ये 2 एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का दोनों अच्छा खासा एग्जाम्पल है। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंटेन्स एंटरप्राइजेस नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच डू नॉट फॉलो प्रॉपर रूल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और गिव एनी लीव्स और अदर बेनिफिट्स। ये छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, स्कैटर्ड स्मॉल छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती हैं, ना कोई लीव देती हैं अपने एम्प्लॉय को, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, पेड वेजेस नहीं, ठीक है। सो कुछ भी ये फॉलो नहीं करती सरकार, क्योंकि ये सरकार के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं और छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्कैटर्ड ऐसे एकदम छोटी मोटी दूर दूर ऐसी कंपनीज। एग्जाम्पल्स कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, शॉप्स, गैरेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। सो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ पाया जाता है, कहाँ देखा जाएगा, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, सो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अलावा शॉप्स होती है, ठीक है, शॉप्स पे छोटे बच्चे रखे जाते हैं, ऐसे लोग रखे जाते हैं एकदम, तो वो भी बहुत ज्यादा पे नहीं करते हैं। गैरेजेस में, ठीक है, गैरेजेस में भी आप देखते हो ऐसे ही छोटे मोटे बच्चे रख दिए जाते हैं, या जिनको रखा जाता है खास पे नहीं किया जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, अश्योरेंस होता है, रूल्स फॉलो होते हैं, मिनिमम सैलरी मिलती है, लीव्स मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, सब अच्छा है यहाँ पे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, लीव्स कटती हैं, दे आर नॉट पेड लीव्स, और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं। सो ये मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। सो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से 2 सेक्टर है, एक गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर किया हुआ, एक गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर किया हुआ है तो पेड लीव वेजेस हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, और ग्रेजुटी मिलती है, मतलब भाई रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलता है, बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं उनको कंपेयर करो, ठीक है। तो जो रोजगार की कंडीशंस है वे किस तरह से रखा जाता है एम्प्लॉयज को, किन कंडीशंस में उन्हें एक्सप्लेन करो, कंपेयर करो। सो यहाँ मैंने एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। सो एक तरह से मैंने पार्टीशन ही किया है, वैसा समझ लो। सो फर्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फॉलोड इन दिस सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट फॉलोड। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द एम्प्लॉय गेट्स पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय को पेड लीव मतलब है बीमार हुआ तो लीव भर के मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स भी उसकी कंपनी देती है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड मतलब उम्र हो जाती है रिटायरमेंट पर उसको सब मिलता है। सो यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो पेड लीव्स, ओवर टाइम कराते हैं, नो पेड लीव्स, ओवर टाइम की भी कुछ नहीं मिलता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट्स आर सो कुछ भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। नो पेड लीव्स, नो ओवर टाइम, नो ग्रेच्युटी, नो प्रोविडेंट फंड, नो मेडिकल बेनिफिट्स आर गिवन टू द एम्प्लॉय। सब नो ही है, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है एम्प्लॉय को। यहाँ पे देयर इज जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब फुल्ली सिक्योर्ड है, आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो चिंता नहीं कि जॉब आपकी रहेगी। और यहाँ देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। सो फोर्थ वन इज proper working environment, clean drinking water and sanitation facilities are given to employees। यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा दिया जाता है, पीने का पानी स्वच्छ दिया जाता है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, जो साफ सुथरापन है वो ध्यान रखा जाता है। और यहाँ facilities such as clean drinking water, proper sanitation, healthy work conditions are not provided। यहाँ कुछ भी प्रोवाइड होता है। सो ऑर्गेनाइज्ड में रूल्स फॉलो होते हैं। सेकेंड, पेड लीव्स वगैरह मिलता है। थर्ड, जॉब सिक्योरिटी है। फोर्थ, सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, पेड लीव्स नहीं दी जाती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ पे हेल्थी कंडीशंस नहीं दी जाती है, ठीक है। सो दिस एज अ डिफरेंस आप इसको ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के तौर पे एज अ डिफरेंस भी याद कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने एग्जैक्टली ऐसे डिफरेंस करके ही लिखा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 17। सो व्हाट इज क्वेश्चन 17? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005, ठीक है। सो आप क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब नरेगा 2005 जब सरकार लाई, 2005 ईयर में जब नरेगा लाई, ये जो स्कीम लाई, तो क्या सोच के लाई और इसका उद्देश्य क्या था, स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एम क्या थे स्कीम के। व्हाट यू मीन बाय नरेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सो नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब, अब इसके नाम पे थोड़ा सा जाओ, रूरल है, ठीक है, रूरल मतलब गांव में, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, गारंटी रोजगार की गारंटी, ठीक है, एक्ट। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दो ऑब्जेक्टिव्स। पहला, दिस स्कीम टारगेट्स द एससीज, एसटीज एंड पुअर वुमन ऑफ रूरल एरियाज हु सफर फ्रॉम पॉवर्टी। ये स्कीम स्पेशली जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसे टारगेट करती है, जैसे कि एससी, एसटी और गांव की गरीब औरतें। सेकेंड, this scheme provides the livelihood to the people below poverty line. This scheme guarantees 100 days of wage employment in a year to every रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री। ये स्कीम क्या करती है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो हैं उनको ये स्कीम रोजगार देती है, लिवलीहुड देती है, और ये स्कीम गारंटी करती है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक साल में वो किसी भी मतलब एक साल में जिसने भी नरेगा 2005 स्कीम मतलब वो शामिल हुआ है इसमें, उसको 100 दिन का रोजगार देगी सरकार। 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर
टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री। जब ये स्कीम चालू की गई थी तो इसी उद्देश्य से की गई थी कि हर घर भाई हम ये 100 दिन वाली स्कीम हर घर में देंगे, ठीक है। सो ये गारंटी करती है 100 दिन का रोजगार, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है, ठीक है। सो जब भी ये आंसर लिखो तो ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट वाला वर्ड जरूर आना चाहिए, ठीक है। एक साल में 100 दिन रोजगार जरूर देंगे। और बाय चांस अगर सरकार फेल हो जाती है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, सो वो क्या करती है, वो 100 दिन बैठे देती है, मतलब बैठी आवक 100 दिन की वो उस जो रूरल जो जिन्होंने ये फॉर्म वगैरह भरा होगा वो उनको 100 डेज का रोजगार घर बैठे देती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब अंदर मेरे को नहीं पता है एग्जैक्टली देते हैं नहीं देते हैं, बट इट इज सेड कि इस एक्ट के तहत अगर फॉर्म भरते हैं ये लोग, अगर भाई पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, रूरल हैं, सो 100 दिन का रोजगार प्रॉमिस करती है सरकार, 100 दिन का आपको हम रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, और नहीं दे पाए तो हम आपको घर बैठे आपको पे कर देंगे, ठीक है। कुछ अमाउंट पे करते होंगे। सो दिस इज अबाउट नरेगा 2005 स्कीम, मतलब इसमें सरकार एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रही थी, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 18 देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। सो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मतलब डिफरेंस बिटवीन करना है, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस बिटवीन करो दोनों के बीच में। सो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर, पब्लिक सेक्टर द मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनता का भला, ठीक है, जनता की भलाई पब्लिक सेक्टर का मेन काम है। प्राइवेट सेक्टर है द मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सिर्फ उसका जो मेन एम होता है वो फायदा ही होता है, वो सिर्फ मुनाफा देखते हैं। इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कंप्लीटली कंट्रोल और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही ध्यान रखती है। प्राइवेट सेक्टर इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर कोई इंडिविजुअल चलाता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर में द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी टू द पीपल। तो ये पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर कौन कौन सी आते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, ये सब आता है। सो रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी टू द पीपल, मतलब लोगों के भलाई के लिए जो जो चीजें लगती हैं वो सब पब्लिक सेक्टर में आती हैं। एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज और पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। सो इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। और यहाँ पे द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, मतलब यहाँ पे चीज देते हैं, यहाँ पे मतलब बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं, यहाँ चीजें बेची जाती हैं। तो इसका प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है रिलायंस और टिस्को, ठीक है। टिस्को जो टाटा स्टील की है, ठीक है। सो रिलायंस और टिस्को। क्वेश्चन 19 है डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल गिविंग एग्जांपल। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है, इसको फिलअप करो आप। सो ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई एग्जाम्पल लिखो पब्लिक सेक्टर की सबसे अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। और पब्लिक सेक्टर की ही बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छे से मैनेज नहीं है। अब कोई नाम लिखोगे तो सामने वाली कंपनी को आप डिफेम करोगे, तो एक हम जनरल बात लिखते हैं, ठीक है। कौन सी बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पब्लिक सेक्टर में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को आप बैडली मैनेज कह सकते हो? तो जहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो ढंग से काम ना करें, वो है पब्लिक, मतलब वही बैडली मैनेज्ड है। सो ऑफिसर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। व्हेन ऑफिसर्स आर नॉट working
प्रॉपरली। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सो टिस्को, ठीक है, टाटा जो स्टील की है, सो टिस्को। और प्राइवेट सेक्टर में बैडली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन किसको कहोगे आप? जब व्हेन ओनर बिकम्स ऑथोरिटेरियन, मतलब ओनर अपने आप को भगवान समझने लग जाए, ठीक है। सो व्हेन ओनर बिकम्स ऑथोरिटेरियन, व्हेन ओनर बिकम्स ऑथोरिटेरियन, ठीक है। सो इस तरह से आप इन ऑर्गेनाइजेशन को वेल मैनेज और बैडली मैनेज्ड कह सकते हो। क्वेश्चन 20 है, गिव few examples of public sector activities and explain why the government has taken them up। पब्लिक सेक्टर किस किस में आता है उसके एग्जाम, मतलब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल दो और कारण दो कि क्यों गवर्नमेंट ने इन्हें अपने अंदर रखा है, क्यों गवर्नमेंट ने इन्हें पब्लिक सेक्टर में रखा है। सो एग्जाम्पल है रेलवेज, रेलवेज है वो एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और तीसरा एम्स हॉस्पिटल, ठीक है। सो रेलवेज पहला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय एनटीपीसी और तीसरा है एम्स, ठीक है। सो रेलवेज क्या है, रेलवेज क्यों एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर में, क्यों डाला गया है? तो कारण है बिकॉज ओनली गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन अ पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है। जो पैसा चाहिए होता है किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे इज अ रियली वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। सो गवर्नमेंट ही है जो जनता पे इतना खर्चा कर सकती है। ओनली गवर्नमेंट कैन इंश्योर एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एट चीप रेट्स, गवर्नमेंट ही है जो इंश्योर करेगी और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी जनता को कम दामों में, ठीक है। रेलवे ऑब्वियसली रेलवे कम सस्ती पड़ती है, हम में से काफी लोग, बहुत लोग हम रेलवे में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक होती है और आरामदायक भी होती है और इकोनॉमिक भी होती है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय एनटीपीसी, सो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस अप टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट अ रीजनेबल रेट टू द कंज्यूमर्स। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। सो क्यों इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय एनटीपीसी, ये एनटीपीसी पब्लिक सेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सो क्यों गवर्नमेंट ने इसे अपना अंदर लिया हुआ है? तो इसलिए लिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों को सही दाम पे मिले, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी भी एक डेली की जरूरत है हमारी, मतलब दिन रात की जरूरत है, तो सरकार इसे भी अपने अंदर रखा है कि भाई कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर होए अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो जनता को ज्यादा बिल ना भरना पड़े। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। नेक्स्ट है एम्स, ठीक है। सो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ये एम्स बनाया है सरकार ने। तो एम्स क्यों बनाया है? ये अस्पताल है जो सरकार और पब्लिक सेक्टर में आता है, हॉस्पिटल्स हैं। सो क्यों सरकार ने इन्हें अपने अंदर रखा है? सो कारण है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट, ठीक है, मतलब अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और वो भी सही दामों में। टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन टू फ्यूचर डॉक्टर्स एज वेल एज रिसर्च फैसिलिटीज। एम्स क्यों पब्लिक सेक्टर में रखा गया है? पहले तो जनता को सही दामों में जो है मेडिकल फैसिलिटीज देना, दूसरा डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स ट्रेन करने के लिए भी एम्स है, और तीसरा है रिसर्च फैसिलिटीज भी एम्स में की, मतलब रिसर्च फैसिलिटीज भी एम्स में रिसर्च भी की जाती है अलग अलग एम्स में, ठीक है। सो 3 एग्जाम्पल्स पब्लिक सेक्टर के हैं, रेलवेज, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय एनटीपीएल, ठीक है, और एम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों पब्लिक सेक्टर में आते हैं और ये तीनों गवर्नमेंट ने अपने अंदर इसलिए रखे, तीनों में पब्लिक की भलाई है, पब्लिक को कॉस्ट सही पड़े,
ठीक है। सो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर के। तो ये हमारा था क्वेश्चन 18 जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पे था, क्वेश्चन 19 भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और क्वेश्चन 20 भी उसी पे था, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी क्वेश्चन 21 देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। सो वो सेक्टर जो गवर्नमेंट रन करती है वो किस तरह से देश की प्रगति में, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं इसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर्स में, नई नई बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, रेलवे स्टेशंस, बहुत कुछ बनता है, ठीक है। नए अलग अलग चीजें बनती हैं, IT सेंटर्स, ठीक है। सो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ये पब्लिक सेक्टर ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो पब्लिक सेक्टर में काम भी इतना होता है तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी होती हैं। जैसे कहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा है या कहीं कुछ नई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें उतने वर्कर्स, लेबर्स भी लगेंगे, ठीक है, लेबरर्स भी लगेंगे। सो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है। थर्ड नंबर, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसके अंतर्गत मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर है इसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। वो रिसोर्सेज भी जनरेट होते हैं जिनसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब पैसे से पैसा बनता है, वैसा आप समझ लो। सो जैसे रेलवेज है, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर ने रेलवे में इन्वेस्ट किया, सो रेलवे सामने आमदनी भी देगी, ठीक है। So it generates financial resources for development. It ensures equality of income, wealth, and thus a balanced regional development. अच्छा, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या इंश्योर करता है कि सब इनकम की इक्वालिटी हो, वेल्थ की इक्वालिटी मतलब पैसे की, वेल्थ की इक्वालिटी हो और 10 बैलेंस रीजनल डेवलप, रीजनल मतलब एज ए रीजन होल, ठीक है। वो ऐसे पर्टिकुलर किसी जगह का डेवलपमेंट नहीं देगा, एक पूरे रीजन का डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर देखता है, ठीक है भाई। ऐसे नहीं एक पर्टिकुलर जगह डेवलप करे, इनकम सबकी इक्वल हो, ठीक है, इनकम वेल्थ इक्वालिटी देखता है और एज अ होल डेवलपमेंट देखता है, रीजनल डेवलपमेंट देखता है। इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर एनकरेज करता है डेवलपमेंट छोटी मोटी, मीडियम या कॉटेज इंडस्ट्रीज का, ठीक है। सो मतलब जो ये कॉटेज इंडस्ट्री एकदम छोटी, जो गांव में बेस्ड रूरल इंडस्ट्रीज, तो ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी ये टेक केयर करता है, उसको इनकरेज करता है। छोटी मोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट करता है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। आपने सुना भी होगा GIDC कहलाते हैं, ठीक है। अब जगह जगह GIDC होते हैं, सो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो क्यों होता है कि कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहे सो वो कम रेट पे कर पाए सरकार की मदद से, ठीक है। 6th, इट इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट्स, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो चीजें हैं वो सही दामों पे मिले, ठीक है, सही दामों पे और आसानी से मिले जनता को, ठीक है। नेक्स्ट, contributes to community development using health and education service. So पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, मतलब पूरे एज अ होल पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो एजुकेशन और हेल्थ की मदद से। उन सर्विसेज को देते हुए वो पूरी कम्युनिटी डेवलप करना चाहता है, मतलब एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में देश आगे आए, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, तीसरा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट करता है, भाई पैसे आमदनी भी हो देश की,
और इक्वालिटी ऑफ इनकम पे ध्यान देता है भाई, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को इनकरेज करता है पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा इंश्योर करता है कि लोगों को सामान सही रेट पे और जल्दी मिले। कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब हेल्थ और एजुकेशन को यूज करके पूरी देश का भला चाहता है पब्लिक सेक्टर। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर इस तरह से कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक परिस्थिति उसको और स्ट्रांग बनाता है पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन 22, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, wages, safety and health. Explain with examples. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर, जो मतलब गवर्नमेंट द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, वो सेक्टर। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को प्रोटेक्शन चाहिए, उसके वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। किन किन बेसिस पे, वेजेस, सेफ्टी और हेल्थ, इन तीनों क्राइटेरियाज में उन्हें चाहिए प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के साथ लिखो। सो फर्स्ट है वेजेस। तो वेजेस में कैसे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ठीक है, कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्शन कैसे चाहिए। सो पहला वेजेस, तो वहां देखो वेजेस के हिसाब से प्रोटेक्शन कैसे चाहिए। सो वेजेस कम होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वेजेस आर लो and even not regular and there is absence of provision for overtime, paid leave etc. वेजेस कम होती हैं, रेगुलर तक नहीं होती हैं, और ओवर टाइम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, हमें ओवर टाइम मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बस काम करो एक्स्ट्रा। पेड लीव, उनको पेड लीव भी मिलती है, ठीक है, लीव भर के नहीं मिलती है, ठीक है, नो प्रोविजन, नो, ठीक है, देयर इज एब्सेंस, ठीक है, हर चीज का एब्सेंस है। एब्सेंस किस किस का एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, एब्सेंस फॉर पेड लीव, ठीक है। सो एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनका एग्जाम्पल है। फिर सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी है तो सेफ्टी तो इन्हें हमेशा रिस्क रहता है, मतलब हमेशा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो लेबर्स काम करते हैं इन्हें हमेशा रिस्क रहता है, सेफ्टी नहीं होती है। एग्जाम्पल है वर्कर्स वर्किंग इन माइंस, ठीक है, वो माइंस खदानों में जो काम करते हैं लेबर्स, भाई खुदाई का काम करते हैं कोयले वगैरह की खदानों में। और क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर फैक्ट्री ऑलवेज फेस द एलिमेंट ऑफ रिस्क, हमेशा इन्हें रिस्क एक बना रहता है कि कभी भी कुछ भी फूट जाए, इनकी लाइफ जा सकती है, ठीक है। मतलब सेफ्टी का भी एक प्रावधान होना चाहिए इन लोगों के लिए। जैसे माइंस वगैरह, माइंस है उसे भी कहा जाता है भाई बारूद वगैरह की जो माइनिंग, वहां पे भी होता है माइनिंग कोल, ठीक है, ऐसा तो दोनों में ही खतरा ही है एक तरह का, ठीक है। सो और दूसरा है क्रैकर फैक्ट्रीज वगैरह में, सो एक रिस्क फैक्टर रहता है इन लोगों पे, ठीक है। सो इस तरह से सेफ्टी में भी जो है इनको प्रोटेक्शन इश्यूज हैं, मतलब इनको सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी में भी इन्हें प्रोटेक्शन इश्यूज हैं, इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। थर्ड है हेल्थ, ठीक है। सो हेल्थ में इनकी हेल्थ भी बिगड़ती रहती है, क्यों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स की, कैसे। सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, बहुत लंबे घंटों की शिफ्ट होती है, and unhygienic working conditions affect the health of workers adversely। और जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस भी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होती हैं, सो मतलब इनकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो बिल्कुल खराब कर देती है। इसका एग्जांपल है वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री मतलब जो शीप से वूल आती है उसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, आगे ऊन बनाने के लिए। तो वहां पे एकदम वो जो वूल आती है वो मतलब ऑब्वियसली शिप की चमड़ी की होती है, तो उससे मतलब जैसे उनकी हेल्थ को खतरा रहता है, ठीक है, वो एक गंदगी होती है उसके अंदर, सो उससे उनको बहुत सारी बीमारियां भी, स्किन डिजीजेस वगैरह लगती हैं, तो मतलब इनकी हेल्थ को भी खतरा रहता है, ठीक है। सो इन तीनों क्राइटेरियाज में इन्हें वो चाहिए भाई, इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, वेजेस में, सेफ्टी में और हेल्थ में, ठीक है। सो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू, फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड वन वाज रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जस्ट
means learn them properly. Both are very important questions. बच्चों अभी इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23, 24 मतलब थोड़ा सा मैथ्स टाइप है, सो 24 हम लोग स्किप करते हैं। सो 23 एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 एक केस स्टडी जैसा दिया हुआ है अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद के सर्वे का दिया हुआ है। आउट ऑफ 15 लाख वर्कर्स, 15 लाख वर्कर्स काम करते हैं अहमदाबाद में, उसमें से 11 लाख वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और अहमदाबाद की टोटल इनकम है 60,000 मिलियन। इस 60,000 मिलियन में से 32,000 मिलियन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जनरेट होती है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट दिस डेटा एज अ टेबल। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वर्कर्स की, इनकम की, इन्हें किस में लिखो, टेबल में। What kind of way should be thought of generating more employment in the city? दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो टेबल बनाओ ये सारी फिगर दिखाती हुई, और दूसरा कि आप क्या कर सकते हो कि अहमदाबाद में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोजगार बढ़े। ठीक है, सो पहले तो टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो टेबल, ठीक है, सो उसमें तीन कॉलम्स बनाएंगे टेबल के। सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम सेक्टर है, वर्कर्स एम्प्लॉयड है और इनकम है। ठीक है, सो सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रुपीज 32,000 मिलियन वॉज जनरेटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने पैसे की कमाई है, रुपीज 32,000 मिलियन। ठीक है, यहाँ टोटल सो और टोटल कमाई सिटी की कितनी कमाई है, रुपीज 60,000 मिलियन। सो रुपीज 60,000 मिलियन पूरे सिटी की कमाई है। तो 60,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करो। अगर आप 60,000 में से 32,000 माइनस कर रहे हो तो आपका 28,000 आएगा। तो रुपीज 28,000 मिलियन। तो ये किसका आया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आया। ठीक है, अच्छा अब और अभी वर्कर्स एम्प्लॉयड। ठीक है, सो आउट ऑफ 1 लाख, आउट ऑफ 15 लाख वर्कर्स, तो टोटल वर्कर्स कितने हैं, 15 लाख। 15 लाख वर्कर टोटल दिए हुए हैं। ठीक है, 15 लाख आपको टोटल वर्कर्स दिए। मैं इंफॉर्मेशन देखो वहीं से ही पढ़ रही हूँ। टोटल 15 लाख वर्कर है और उनमें से 11 लाख अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। 11 लाख कहाँ काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, सो 11 लाख अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। ठीक है, सो 15 में से 11 गए तो सिर्फ 4 लाख ही ऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। 4 लाख वर्कर्स ही ऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, कंपेयर करो। देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 4 लाख वर्कर्स काम करते हैं और उसका इनकम है 32,000। अनऑर्गेनाइज्ड में 11 लाख काम करते हैं और उसका इनकम है 28,000 मिलियन। तो कौन सा सेक्टर ज्यादा बेनिफिशियल है, देख के बताओ टेबल को, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा इनकम जनरेट होती है, तो हमसे पूछ रहा है अहमदाबाद में ऐसा क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। सो सरकार को देखो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकम जनरेशन ज्यादा है
तो सरकार को ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्यादा काम करना चाहिए. सो there are many ways of generating employment in the city. The government should encourage entrepreneurs in the unorganized sector to change them into organized sector. क्योंकि ये टेबल से आप देख पा रहे हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में फायदा ज्यादा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है. तो गवर्नमेंट शुड एनकरेज इंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन को एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वालों को कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए. ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाए. ठीक है. और सेकेंड, गवर्नमेंट शुड गिव लोन्स एट नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट मोर इंडस्ट्रीज कुड बी ओपन. सामने गवर्नमेंट को और हेल्प करनी चाहिए एज अ लोन में. ठीक है. लोन वगैरह दे सकती है बिल्कुल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खुलें और ज्यादा से ज्यादा लेबर्स और वर्कर्स उनमें लग पाए. थर्ड, बैंकिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्टेड शुड बी डेवलप, ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इनकरेज. मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट को इसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि इनमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जॉब ले सकें. ठीक है. सो इस तरह से और भी आप बहुत पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, आप अपनी तरफ से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. सो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार कैसे बढ़ा सकती है, कैसे रोजगार बढ़ा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं. सो इसके हिसाब से तो पहला तरीका यही है कि सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा इनकरेज करे और सारे बिजनेसमैन को बोले कि भाई आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो जाओ. ठीक है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि मुनाफा भी कम है और लेबर्स बहुत ज्यादा है, सो अनऑर्गेनाइज में हो जाओ तो वहां आपको मुनाफा ज्यादा मिले तो ताकि लेबर्स को भी ज्यादा पैसे मिले. ठीक है. सो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज पूरा हुआ. फाइनली द क्वेश्चन आंसर्स वर वेरी लेंथी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे. वी कंप्लीटेड इट फाइनली. डू द एंटायर चैप्टर, रीड द एंटायर चैप्टर, रीड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली. ठीक है. एंड राइट देम प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. चलें. थैंक यू.